हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससीटी पॉइंट में शिवम पांडे। फिर से आज आपके सामने आपका होस्ट और दोस्त। आई थिंक मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल पे कुछ महारत्न कंपनियों जैसा नाम लिखा है। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले महारत्न कंपनीज के बारे में। बात करूँ इसके बारे में तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, एक शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें आप महारत्न कंपनियों को डिटेल में मैं बताऊंगा। और इसी के साथ किसी और वीडियो में मैं आपको नवरत्न कंपनियों के बारे में बताऊंगा। वैसे महारत्न और नवरत्न कंपनियों को एक साथ पढ़ा जाता है, और एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स में सवाल आते हैं उसमें से 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें से निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनियों में से नहीं है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कुछ 12 से 13 महारत्न कंपनियां हैं। अच्छा, याद रखिएगा ये महारत्न कंपनियों का डेटा चेंज होता है, तो मैं अभी लेटेस्ट 2023 की डिटेल दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कंपनी का क्राइटेरिया घटता या बढ़ता है, तो वो अंदर या बाहर होती रहती है, महारत्न से नवरत्न या नवरत्न से महारत्न में जाती रहती हैं। तो चलिए किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे उन महारत्न कंपनियों के बारे में जो 2023 में महारत्न कंपनियां हैं। इसमें आपको लोगों के साथ और पूरी क्राइटेरिया भी बताया जाएगा कि महारत्न कंपनी बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे कोई नवरत्न कंपनी महारत्न कंपनी बनती है, और किस तरह से उसको हमें पढ़ना है, कैसे याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं महारत्न कंपनियों की। महारत्न कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो महारत्न कंपनीज आर डिस्टिंग्विश कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब देखिए, पीएसयू का मतलब होता है कि इन पे लगभग में आप कह सकते हैं सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार के कंट्रोल में आती हैं। तो पहले ये जान लीजिए कि में आएंगे, सरकार के कंट्रोल में आएंगी। इस मतलब, ठीक है। महारत्न का मतलब होता है अ ग्रेट ज्वेल, बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं कि इंपॉर्टेंस जिसकी ज्यादा हो, इन हिंदी इसका मतलब है। These companies are deemed to be immense importance to the nation's economy and have a significant global influence। कहने का मतलब ये है कि वो कंपनियां हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, एक बड़ा रोल प्ले करती है, अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहा जाता है, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमी है, एक बड़ा रोल प्ले करती है। इस तरह से आप कहते हैं कि भाई ये महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, और इनका ग्लोबल वैश्विक स्तर जो है, वैश्विक विश्व स्तर पे इनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। तो ये भाई इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छी खासी इंडिया की रेंज को दिखाती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप सभी पता कर सकते हैं कि G20 के बाद इंडिया की साख पूरे विश्व में बढ़ी है। तो विश्व के स्तर पे अब हम बढ़ रहे हैं, कई छोटे देश हमें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जान लीजिए इन छोटे देशों के सपोर्ट से ही इंडिया आगे बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि बड़े देशों के पास चलिए 4-5 हैं, लेकिन छोटे देश काफी हैं। तो जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलैरिटी होगी, क्योंकि इन छोटे देशों के पास भाई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी इन्हीं कंपनियों के थ्रू, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम वहां पे अपनी चीजों को स्टैब्लिश कर सकते हैं। महारत्न PSU मस्ट मीट सर्टेन क्राइटेरिया सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन याद रखिएगा कि महारत्न कंपनी बनने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। अगर उस आप क्राइटेरिया में नहीं आती तो महारत्न कंपनी के क्राइटेरिया से अंदर या बाहर होना आम बात है। तो चलिए पहले टॉप 13 महारत्न कंपनियों के बारे में जानेंगे, फिर इनके क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। देखिए इन सब के बारे में और डिटेल में भी आपको भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, भेल गेल आप सुनते रहते हैं, तो नाम जानिए। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। आप शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखिएगा, लेकिन फुल फॉर्म्स भी पता होने चाहिए। फुल फॉर्म्स अगर आपको नहीं पता रहे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि कभी कभी आपको फुल फॉर्म में नाम लिखा रहेगा तो कंफ्यूजन होगी। दूसरा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। कोल इंडिया लिमिटेड, CIL। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। तो ये भेल और गेल कई बार वर्ड सुना होगा आपने। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, NTPC। NTPC का नाम आपने सुना होगा, NTPC की वैकेंसी भी आती रहती है। और ठीक है, ऐसे ही ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC की वैकेंसी आती रहती है। जो बच्चे JRF वगैरह क्वालिफाई करके और बहुत ही हाई लेवल पे स्टडी करते हैं, फिर वो ONGC में जाते हैं। ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। भाई ये बोकारो में जो प्लांट है झारखंड में, या राउरकेला है, ये सब क्या स्टील प्रोडक्शन करते हैं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RECL है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC है। एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल है। तो आप ध्यान से देखें तो ऑयल कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, माइनिंग कंपनीज हैं,
इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, कुछ ऐसे 4 कैटेगरी में। ऑयल है तो गैस उसके साथ ही मान लीजिए। इन्हीं 4 कैटेगरी में थर्मल पावर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ ही चली जाएगी। स्टील अथॉरिटी है, पावर है, ओएनजीसी वगैरह भी इसी पे वर्क करती हैं। तो ये सारी की सारी कंपनियां कहीं ना कहीं किस पे है, इन 4 क्राइटेरिया में आती हैं। इन 4 क्राइटेरिया में जितनी भी कंपनीज आ रही हैं, इसी में जिसका एरिया का एक्सपांशन, जिसका एम्पायर बड़ा हुआ, जिसका टर्नओवर ज्यादा हुआ, वो क्या आ जाएगा, भारत में कंपनियों में आ जाएगा। तो अभी परिणाम कितनी है, 13। ये पहले 11 थी, घटती बढ़ती रहती हैं और जितनी बढ़े उतनी अच्छी है। चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या एलिजिबिलिटी हो कि हम इनको मान लें। देखिए, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट अ महारत्न स्टेटस आर अंडर द, देखते हैं। कंपनी मस्ट हैव द स्टेटस ऑफ नवरत्न, पहले तो वो नवरत्न कंपनी हो। नवरत्न के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। नवरत्न कंपनी हो तभी वो महारत्न की तरफ बढ़ेगी। क्योंकि कोई कंपनी पहले क्या होती है, मिनी रत्न होती है। क्या होती है पहले, मिनी रत्न होती है। मिनी रत्न में कुछ 75 कंपनी से अबव है। नवरत्न में भी 14 से 15 या 16 भी हो सकती हैं। इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ये नवरत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां ही महारत्न की तरफ बढ़ेंगी। द कंपनी मस्ट बी स्टैब्लिश इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विथ अ मिनिमम ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर द स्पेशल रेगुलेशन ऑफ सेबी। भाई वो एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड हो, या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो। वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें रजिस्टर्ड हो तो और बात है। और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर्स, मतलब पब्लिक ने उसका कितना शेयर लिया है, उसका एक क्राइटेरिया है जो सेबी निर्धारित करती है। अगर उस क्राइटेरिया को क्रैक करती है कि पब्लिक ने इतने परसेंट शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं, तो फिर वो आएगी। दूसरा क्राइटेरिया, एनुअल नेट प्रॉफिट मस्ट बी अराउंड 5,000 करोड़ आफ्टर द टैक्स कलेक्शन एंड इवन मोर ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। पहले तो एनुअल प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज्यादा हो, वो भी टैक्स देने के बाद। टैक्स के बाद 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, नेट प्रॉफिट कह सकते हैं। एक होती है ग्रॉस इनकम, कि मतलब प्रॉफिट हुआ फिर उसमें टैक्सेस वगैरह अगर चीजें घटेंगी, और एक होती है नेट इनकम। तो नेट इनकम इतनी होनी चाहिए एंड एवरेज, और लास्ट 3 ईयर में कंटिन्यू इसको कंसिस्टेंट करना। अगर 3 ईयर में किसी भी ईयर डाउन हुआ तो बाहर हो जानी है, ठीक है। एंड एवरेज टर्न ओवर ऑफ ईयर मस्ट बी ₹25 करोड़ की जगह आप 100 कर लीजिए। यहाँ पे 25 करोड़ का टर्नओवर तो कोई भी कर देता है इन लास्ट 3 ईयर। तो लास्ट 3 ईयर में पहले तो इतना ये प्रॉफिट बनाए, और इतने का टर्नओवर उसका मिनिमम होना चाहिए, तब आप एक महारत्न कंपनी के दर्जे को फाइंड आउट कर सकते हैं। द कंपनी मस्ट हैव अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्रेजेंस एज वेल एज इंटरनेशनल ऑपरेशन। उसको भाई इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी पकड़ होनी चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी ब्रांचेस हों। कहने का मतलब क्या हो कि भाई इकोनॉमी केवल डोमेस्टिक से थोड़ी इन्फ्लुएंस होती है, इन डोमेस्टिक का तो अपना वर्क है ही, इसके साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी ये काफी इन्फ्लुएंस करती हो। तो अगर इस तरह की इकोनॉमी रहेगी तो चीजें आसान होंगी। तो आगे बढ़े। आते हैं सबसे पहले BHEL, भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। Established in 1956, later it was converted into a public company in 1991. The company is also involved in testing, commissioning and servicing various products. तो भाई देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान में हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इसमें चेंजेस आए। लगभग में सारी PSUs में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के ड्यूरेशन में चेंजेस आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, तो एक बार 1991 के इकोनॉमिक्स रिफॉर्म देख लीजिएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 96 सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग जाननी है तो 5 ईयर प्लानिंग की वीडियो देख लीजिए। वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की पूरी मिल जाएगी। तो आपको मोटी मोटा ये याद रखना है कि क्या है, कब स्टैब्लिश हुई है, क्या नहीं, थोड़ा बहुत जान लीजिए। बाकी बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेलिंग नहीं जाननी, बस ये जाननी है कि एग्जैक्टली ये क्या है, कौन सी महारत्न कंपनियों में नाम आते हैं। ये इसका अपना एक सिंबल है। भारत पेट्रोलियम एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम पे आप कहीं जगह गए होंगे। सरकार जो ऑयल बेचती है वो पेट्रोल पंप होते हैं। इन 1976 द कंपनी वाज नेशनलाइज्ड अंडर द एक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेन ऑयल कंपनीज ESSO 1974 एंड बर्मा शेल 1976 एंड कैटलेक्स, इन सबको मर्ज करके भारत पेट्रोलियम बनाया गया। ये अलग अलग कंपनीज थी जिनको बनाया गया। इट वॉज रीनेम्ड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 1977। तो इन सबको मर्ज किया गया अलग अलग टाइम पे, और सबको मर्ज करने के बाद एक सिंगल कंपनी बनी जिसे भारत पेट्रोलियम कहा जाता है। आप सभी को पता है भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप आपको
हर हर जगह पे मिलने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये महारत्न कंपनियों में से एक है, क्योंकि इसके पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल बहुत पुरानी कंपनी हो गई। कोल इंडिया लिमिटेड, आपको पता है कि इंडिया में कोल की अच्छी खासी खदानें हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अच्छी खासी खदानें, माइंस पाई जाती हैं। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1975, हेडक्वार्टर्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लिए जाते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव कोल इंडिया लिमिटेड द स्टेशन ऑफ महानवरत्न इन 2011 में। इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। एट द ग्लोबल लेवल इट इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। तो ग्लोबल लेवल पे ये लार्जेस्ट है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि पूरे ग्लोब लेवल पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है कोल का, तो ये कोल इंडिया लिमिटेड करती है। तो आई थिंक ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े और समझे आगे क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। गेल इंडिया लिमिटेड क्या है भाई? गेल वॉज कॉर्पोरेटेड a government of Indian undertaking, ठीक है। कॉर्पोरेटेड एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन 1984। सेंट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। इनिशियली इट वाज इंटरेस्टेड विद द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ हजीरा जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो सीधी बात है कि ये पाइपलाइंस वगैरह बिछाने का काम करती है, उसमें ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क में, मैन्युफैक्चरिंग वर्क में, कंस्ट्रक्शन साइट्स में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने में गेल का नाम टॉप पे आता है। तो ये जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ, पाइपलाइन बिछानी हुई, गैस को ले जाना है, ऑयल लाइन ले जानी है, पाइपलाइन इजी बढ़ती हैं, तो उन सबके कंस्ट्रक्शन के ठेके में ये आती हैं, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपी के भी पेट्रोल पंप है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस सिलेंडर मिलते हैं, इंडेन के सिलेंडर मिलते हैं। तो एचपी आपके घर में सिलेंडर आता होगा तो आपको पता होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि ये सारी महारत्न कंपनियों के प्रोडक्ट आप घर घरों में यूज करते हैं, तभी तो उनको महारत्न कहा गया है कि इनकी अप्रोच डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल दोनों है। तो HPCL was established in 1974. It is quarter in मुंबई महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2017 में अपने अंडर ले लिया। तो देखिए मतलब इसको एक्वायर किया, तो ये गवर्नमेंट का आपस में लेना देना चलता रहता है, हमें उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ ये मैटर करता है कि ये किस में आती है, एक तरह से महारत्न कंपनी में आती है। सिंबल से याद रहेगा आपको, सिंबल्स आपने कहीं कहीं देखे हैं, अब आप दोबारा नहीं भूलेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? IOCL। देखिए इंडियन ऑयल, इंडियन गैस, इंडियन ऑयल। अभी आपने देखा भारत पेट्रोलियम, आपने देख लिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब आप क्या देख रहे हैं? इंडियन ऑयल देख रहे हैं। ये तीनों के पेट्रोल पंप ऑल ओवर इंडिया है। अभी रिलायंस काफी तेजी से एंटर कर रही है, लेकिन ये ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। दिस कॉर्पोरेशन वाज द लार्जेस्ट कॉमर्शियल ऑयल कंपनी इन इंडिया। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है इंडियन ऑयल। एचपी और भारत पेट्रोलियम से काफी आगे है। देखिए इसके गैस वगैरह सारी चीजें हैं। दिस कॉर्पोरेशन हैज वेंचर्ड इनटू द अल्टरनेटिव एनर्जी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ डाउनस्ट्रीम ऑपरेशन। तो ग्लोबल लेवल पे जो ऑपरेशंस ऑयल से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड है इंडिया की, उसमें सबसे बड़ी मेजर खिलाड़ी क्या है? इंडियन ऑयल है। ये समझ में आ रही है? इजी है, इसको बस ऐसे जान लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट डाउन करते रहना। वैसे मैंने जो भी पॉइंट्स लिखे इंपॉर्टेंट ही लिखे, मैंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग यहाँ की नहीं है। एकदम शॉर्टकट नोट्स बना के आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप इस पॉइंट्स को लिखें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप फटाक से कर लें, आपको ज्यादा दिक्कत इसमें ना आए। आगे बढ़े। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी क्या है भाई? एनटीपीसी इंडिया लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूशन कंपनी है और 1975 में स्टैब्लिश की गई है। इट वाज established to provide reliable and efficient power of in the economy and environmental friendly manner। इसका मेन काम क्या है कि पहले तो इकोनॉमी में पावर की कमी ना हो और एनवायरमेंट को ध्यान में रख के एनटीपीसी को डिसीजंस लेने हैं। सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इट हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन द पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इंडिया की कंपनीज में ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है। जैसे ऑयल में इंडियन ऑयल है, वैसे पावर जनरेशन में एनटीपीसी है, ठीक है। The company has further expanded in its domain field of trading power and power professionals, rural electricity and coal mining। इसके अलावा ये कहाँ पहुंच गई? पावर्स को परचेज करना, पावर को बेचना, एज वेल एज इसमें क्या हो गया कि ट्रेडिंग पावर प्रोफेशनल मतलब उससे रिलेटेड, एज वेल एज रूरल एरिया में पावर्स की सप्लाई, और कोल माइनिंग में भी एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्यों कोल माइनिंग में? क्योंकि अगर थर्मल पावर प्लांट है तो कहीं ना कहीं कोल उसका क्या है?
रॉ मटेरियल है और वो कोल चाहिए, इसलिए कोल माइनिंग में अपना रॉ मटेरियल भी खुद प्रोड्यूस करेगी और अपने ही खुद इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गई। मोटी मोटा थर्मल का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी को, थर्मल एनर्जी से इंडिया में सबसे ज्यादा 60% बिजली तो केवल थर्मल से बनती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है, जिसे आप कहते हैं ओएनजीसी। तो देखिए इसका मतलब नेचुरल गैसेस और ऑयल। ओएनजीसी इंडिया की एक बहुत ही खास कंपनी है, सरकारी कंपनी है, इसमें जॉब लगना आसान नहीं है, लेकिन मिनिमम पैकेज 18 से 20 लाख का होता है इसका। ओएनजीसी was set up under the prime ministership of Jawaharlal Nehru as an oil and gas division under the Geological Survey of India 1955। ये सर्वे करेगी ओएनजीसी और पाएगी कि कहाँ पे ऑयल और गैस रिसोर्सेज जहां पे है उसको एक्वायर करेगी, फिर वहां प्लांट लगाएगी। ठीक है। इन 94 ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन वाज कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पोरेशन। ठीक है। इसी को क्या हो गया, कमीशन से कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड लेटर इन 1977 इट वाज रिकॉग्नाइज्ड इज वन ऑफ द नवरत्न बाय द यूनियन गवर्नमेंट। पहले ये नवरत्न में थी और सब्सिक्वेंटली इट वाज कन्फर्ड एज द महारत्न स्टेटस इन 2010। तो 1997 में नवरत्न कंपनियों में से आई, इसका एरिया छोड़ा था, लेकिन जैसे जैसे ओएनजी ने एक्सपांड किया, जैसे लद्दाख वगैरह में जहां से गैस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पे ओएनजीसी के प्लांट लग जाएंगे। जहां पे भी ऐसा लगेगा कि ऑयल या गैस की पॉसिबिलिटी है, वहां पे ओएनजीसी अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह से 2010 में क्या हो गए, महारत्न कंपनी में, और तब से अपनी महारत्न कंपनी का स्टेटस बनाए हुए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है भाई, इसमें आप पाएंगे कि पावर ग्रिड was established in 1989 under the Company Act of 1956. The National Transmission Corporation of India Limited, लेटर इसका नाम चेंज करके कर दिया गया पावर ग्रिड 1992 में। ये सबसे ज्यादा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनाना और इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना, पहुंचाना, तो इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन में जैसे जनरेट हुई, कंट्रोल करना, फिर उसको एक्सपांड करना, उसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी इसकी है। तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी रूरल इलाकों से लेके अलग इलाकों में पहुंचाने के लिए इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक महारत्न कंपनी है। आ जाइए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल, सीधी बात है, इंडिया इस्पात में सबसे ज्यादा स्टील प्रोडक्शन करता है। द ओरिजिन ऑफ सेल कैन बी ट्रेस हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड था, एचसीएल था, which was set up in the January 1954. It was based in New Delhi and in India it is the largest steel producing company। मैंने बोला ना कि वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा इंडिया स्टील प्रोड्यूस करता है सारी कंपनी को मिला के, और इंडिया में सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन कौन किसी करती है, सेल। और स्टील की खपत इतनी ज्यादा है कि इसकी मार्केट हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, अगस्त 2000, देखिए 2023 में इसको महारत्न का, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसको अगस्त 2023 में ये दर्जा मिला है, इससे पहले ये महारत्न कंपनी में नहीं थी। तो ये नई एक कंपनी है। स्टेटस ऑफ फॉलोइंग एज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइजेस। पहले तो ये इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की है। एक्सप्लोरिंग द डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करना, सर्च करना, ट्रांसपोर्ट करना एंड मैन्युफैक्चरिंग करना एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी की तो मस्त डिमांड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम है, ये एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये 2023 में अगस्त में जाके आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका करंट में हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने बोला ना कुछ 11 थी, अभी ये 13 हुई हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जुड़ी हैं। ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए इसको, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। कंक्लूजन जान लीजिए, ये 13 की 13 हमने विथ लोगो, विथ ईयर एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उनका काम हमने समझ लिया। तो अब आपको कभी भी महारत्न कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। नवरत्न कंपनी का वीडियो मैं सून लेके आऊंगा, वो और छोटा होगा। नवरत्न कंपनियों को मैं आपको कुछ 20 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जानिए कि द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंट्रोड्यूसिंग महारत्न स्टेटस was to place some of the Indian public sector undertaking on a global map। देखिए महारत्न कंपनियों को भाई ऐसा तो हो ना कि इंडिया की भी इंडस्ट्री बड़े बड़े काम करती है, और बड़े बड़े काम कर पाएगी जब उसको ग्लोबल लेवल पे जगह मिलेगी। और ग्लोबल लेवल पे जगह मिलने के लिए गवर्नमेंट को प्रमोट करना है, तो गवर्नमेंट ने इसको महारत्न कंपनियों का एक सिस्टम चलाया, विच इज अ वेल अचीव्ड
एंड सीन इन द करंट सिनेरियो, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है और करंट सिनेरियो में विश्व में इनकी धाक है। द नेशनलाइजेशन ऑफ द एसेट वाज अ स्टेप ऑफ इंश्योरिंग द रियलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इन्वेस्टमेंट इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब इनका नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, तो ये तय हो गया, ये गवर्नमेंट के अंदर रहेंगी और गवर्नमेंट के अंदर कोशिश की जाती है भाई कि कोशिश की जाती है कि प्रॉफिट मेकिंग लास्ट में रखिए, पब्लिक की सेवा भी कीजिए। तो ये पब्लिक की सेवा के साथ साथ प्रॉफिट मेकिंग भी है। तो इससे हुआ कि दोनों जो प्रियम्बल में हमने मेंशन किया है कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्यायपूर्ण समानता, न्यायपूर्ण समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण समानता के साथ विकास, इसको कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में देते हुए हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये महारत्न कंपनियां उनमें हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक आज के बाद से आपको महारत्न कंपनियों में कोई दिक्कत नहीं होगी। नवरत्न कंपनियों के लिए वीडियो आपका नेक्स्ट मिल जाएगा जल्दी, और उसमें मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लेके आऊंगा। तो याद रखिएगा, आपको वो आंसर्स करने होंगे। तो वेट कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई डाउट हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। हम आपके साथ ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।